वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ में 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से कई क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और ये वो टॉपिक है जिसमें पुराने टॉपिक का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होता है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर मैं आप लोगों से नेट और महाराष्ट्र सीईटी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थ्योरी क्या है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। इस रिवीजन कोर्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि आप उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप कर लें जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेट एंड महाराष्ट्र सीईटी रिवीजन कोर्स में थ्योरी और पीवाईक्यूज के डिस्कशन को। सबसे पहला पॉइंट यहां पर जो हम कवर करेंगे वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स नाम का टॉपिक, मैग्नेटिक फ्लक्स आखिर क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, सरफेस से दो नॉर्मल है आपके पास में, एक राइटवर्ड नॉर्मल एक लेफ्टवर्ड नॉर्मल है। इस सरफेस से मान लेते हैं हम कि मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से थीटा एंगल पर जा रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब यह होता है कि किसी भी सरफेस से गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइंस, उन परपेंडिकुलर लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। आप यहां देख सकते हैं ये लाइंस नॉर्मल के साथ में किसी थीटा एंगल पर है। अगर आप इस लाइन का कंपोनेंट लेंगे तो ये कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस और ये कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस निकाला जा सकता है। यहां पर देखा जा सकता है कि bx कंपोनेंट जो है नॉर्मल के अलोंग है, या कह सकते हैं bx कंपोनेंट सरफेस से परपेंडिकुलर है। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस से आप देखते हैं तो bx अपॉन b निकाला जा सकता है, जिसे bx इक्वल टू b cos थीटा कहा जा सकता है। अब ये जो लाइंस पास हो रही है आखिर किससे पास हो रही है, तो ए एरिया से b cos थीटा लाइंस पास हो रही है। इसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है, मॉड b मॉड a cos थीटा। नोटिसेबल पॉइंट ये है कि थीटा एंगल किसके बीच का होता है, तो थीटा नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। पहला अगर देखा जाए कि थीटा 0 हो तो cos 0 + 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू होती है तो फ्लक्स को हम पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं या मैक्सिमम फ्लक्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं मॉड b मॉड a cos 0, इसे प्लस मॉड b और मॉड a भी कहा जा सकता है। अगर हम थीटा की बात करें कि 90 डिग्री अगर हो, थीटा 90 डिग्री हो तो cos 90 की वैल्यू को 0 लिखा जा सकता है, या फ्लक्स को हम कह सकते हैं मॉड b मॉड a cos 90 डिग्री। cos 90 0 हो सकता है, हम इसे 0 कह सकते हैं। थर्ड नंबर पर आप देखिएगा, अगर ऐसा हो जाए कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, जैसे कि ये नॉर्मल आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री अगर हो जाता है, सो हम जानते हैं cos 180 की वैल्यू -1 होती है। और -1 कौन सी वैल्यू होती है, तो -1 एक मिनिमम वैल्यू होती है। तो मिनिमम फ्लक्स को कहा जा सकता है फाई मिनिमम, दैट इज इक्वल टू मॉड b मॉड a और cos 180 डिग्री। सो मिनिमम फ्लक्स आपके पास में निकल कर आता है माइनस मॉड b मॉड a। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 है। तो फ्लक्स की तीनों वैल्यू आती है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 होता है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर क्वांटिटी होने के कारण भले ही हमने इसे डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन किया है, फिर भी इसका आंसर स्केलर ही आता है। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। साथ साथ में महाराष्ट्र सीईटी के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन जो कभी पूछा गया था कि फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन क्या होती है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन के लिए आप देख सकते हैं बी और ए, ये महाराष्ट्र सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन कितना होता है। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन और एरिया का डायमेंशन। पिछले टॉपिक के अंदर मैं आपसे चर्चा कर चुका था कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल दिया जाता है QVB, बी आता है आपके पास में F/QV। तो अगर फ्लक्स का डायमेंशन निकालना है तो B का डायमेंशन निकालना है, B मतलब F/QV का डायमेंशन निकालना है, F/QV का डायमेंशन निकालना है। ये आपके पास में अवेलेबल है A मतलब एरिया। मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं कि फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2। चार्ज के लिए AT होता है, कई किताबों में इसे IT भी लिखा जाता है। वेलोसिटी को L1 T-1 लिखा जाएगा, एरिया को L² लिखा जाएगा। L से L कैंसिल होता है, T से T कैंसिल होता है। तो आप देख सकते हैं फ्लक्स का डायमेंशन निकल कर आता है m1 L2 T-2 और A-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द फ्लक्स। फ्लक्स की SI यूनिट वेबर होती है। अगर हम बात करें तो CGS यूनिट मैक्सवेल भी होती है, और CGS यूनिट और CGS यूनिट और SI यूनिट के अंदर भी एक रिलेशन पाया जाता है। सो चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम सेकंड नंबर टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सेकंड नंबर टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, वो है फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड टॉपिक की हम यहां पर जब बात कर रहे हैं तो सेकंड टॉपिक में बताया गया फैराडेस फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
फैराडे नाम के पर्सन ने, माइकल फैराडे ने ऐसा सोचा था, जैसा कि मैंने हेनरी ऑर्स्टेड के बारे में बताया था, तो हेनरी ऑर्स्टेड ने बताया था कि जब भी किसी वायर से करंट पास किया जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो माइकल फैराडे ने इसका रिवर्स या उल्टा सोचा कि ऐसा भी हो सकता है क्या मैग्नेटिक फील्ड से हमें ईएमएफ डेवलप हो जाए या करंट मिल जाए। उसने नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट का जब किसी क्लोज लूप के पास में जब लेकर वो खड़ा हुआ, तो खड़ा होने पर उसने क्या ऑब्जर्व किया, जब वो मतलब कोई भी चेंज नहीं था तो कोई करंट ऑब्जर्व नहीं हुआ, मतलब इस केस में कोई भी करंट उसे ऑब्जर्व नहीं हुआ था। साथ साथ हम बात करें साउथ पोल लेकर भी जब स्टेशनरी रखा गया तब भी कोई करंट ऑब्जर्व नहीं किया गया, लेकिन यह देखा गया कि जब नॉर्थ पोल को इस क्लोज लूप के पास में लाया गया, तो डियर स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि नॉर्थ पोल को पास में लाने पर क्या फर्क पड़ा था। तो नॉर्थ पोल को पास में लाने पर लाइंस जो हैं वो इस लूप से चेंज होना शुरू हुई, और लाइंस चेंज होना शुरू हुई मतलब पिछले टॉपिक में मैंने बात की आपसे फ्लक्स चेंज शुरू हुआ, और फ्लक्स चेंज जब शुरू हुआ तो यहां पर डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया गया था गैल्वेनोमीटर में, मतलब करंट ऑब्जर्व किया गया था। अब जब नॉर्थ पोल को दूर ले जाया गया तो दूर ले जाने पर भी ऑब्जर्व किया गया था कि यहां पर करंट ऑब्जर्व हुआ है गैल्वेनोमीटर में, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन थी जो पिछली डायरेक्शन थी उसके कंपैरिजन में। सिमिलरली यह देखा गया कि जब साउथ को पास में लाया गया तब भी करंट ऑब्जर्व किया गया, और साउथ को दूर ले जाया गया तब भी करंट ऑब्जर्व हुआ गैल्वेनोमीटर में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां जो करंट ऑब्जर्व हुआ पास लाने पर और दूर ले जाने पर जो करंट ऑब्जर्व हुआ, दूर ले जाने पर करंट की डायरेक्शन पास लाने वाले करंट की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन थी। यह बात सिर्फ यही ऑब्जर्व नहीं की गई, ऑब्जर्व यह भी कही कि किसी करंट कैरिंग कॉइल में से जब आपने सेटअप लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, रियोस्टेट कनेक्ट किया, की कनेक्ट की, और आपने यहां पर एक लूप कनेक्ट किया जिससे करंट पास किया जाना है, और पास में एक लूप रखा जो कांटेक्ट में नहीं है। जैसे ही आप की क्लोज करते हैं तो की क्लोज होने पर करंट पास होता है, और करंट जब पास होता है तो करंट पास होने पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, वो फील्ड लाइन से इस क्लोज लूप से पास होती है, इस क्लोज लूप से पास होती है तो इस क्लोज लूप में करंट ऑब्जर्व किया जाता है। तो फैराडे ने यह देखा कि डेफिनेटली जब किसी क्लोज लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, किसी क्लोज लूप से जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ डेवलप होता है, क्योंकि हम जानते हैं करंट डेवलप कब होता है, तो हमने ओम्स लॉ में सीखा था जब कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी वहीं पर करंट डेवलप होता है। मतलब अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाए तो उससे करंट डेवलप होता है। मीनिंग ये हुआ व्हेनेवर देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जब कभी भी यह कहा जाए कि किसी भी क्लोज लूप से फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे ईएमएफ डेवलप होगा। यह कहलाता है फैराडे का फर्स्ट लॉ। जब भी किसी क्लोज लूप से क्या चेंज होगा, फ्लक्स से चेंज होगा, फ्लक्स क्या होगा बच्चों, चेंज होगा, तब उस क्लोज लूप में क्या ऑब्जर्व किया जाएगा, तो उस क्लोज लूप में ईएमएफ ऑब्जर्व किया जाएगा। सेकंड थिंग ये देखा गया कि जब आप इसे स्लो ले जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन कम था, लेकिन फास्ट ले गए तो डिफ्लेक्शन ज्यादा था। फास्ट ले गए मतलब फ्लक्स का चेंज जो है अगर उसे आपने फास्ट कर दिया, फ्लक्स का चेंज अगर आपने फास्ट कर दिया तो ईएमएफ का रेट बढ़ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ। नेगेटिव साइन बताता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इस तरह से होता है, ये उस रीजन को अपोज करता है जिसके कारण ये डेवलप हुआ है। इस नेगेटिव साइन का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको लेंज लॉ में किया जाएगा। लेंज लॉ में मैं थर्ड पॉइंट में जो डिस्कस करूंगा उसमें बताऊंगा कि नेगेटिव साइन क्यों रखा गया है। डी को कहते हैं चेंज इन फ्लक्स, और dt मतलब जो टाइम इंटरवल हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को समझने के बाद अब हमें ये समझने की जरूरत है, थर्ड नंबर पॉइंट जो मैंने आपके लिए लिया है, कितने सारे के क्वेश्चन फैराडे लॉ से पूछे जा सकते हैं। बच्चों फैराडे लॉ से पूछा जाता है कि बताइए इंड्यूस करंट कितना होगा, इंड्यूस चार्ज कितना होगा। इंड्यूस चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा चुका है, इंड्यूस करंट पे बेस्ड नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें ईएमएफ को ऑब्जर्व किया जाएगा, पावर कितना डेवलप होगा, हीट कितना डेवलप होगा, और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन फैराडे लॉ से पूछे गए। इसी फैराडे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जेडब्ल्यू एडवांस में भी पूछा जा चुका है जो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपके साथ में वो भी डिस्कस कर दूंगा। महाराष्ट्र सीटी में वो चीज आपके लिए रिव्यू करना बहुत फायदेमंद होगा, नीट में बहुत फायदेमंद होगा। पहले समझिए यहां पर स्टूडेंट के, यहां पर हम बात करते हैं डी फाई अपॉन dt की बात करते हैं, तो यहां पर माइनस साइन डी फाई मतलब हम कहते हैं फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। मतलब हम ये कह सकते हैं आपको जब भी क्वेश्चन के समय ये लैंग्वेज यूज करने को मिले दैट एरिया इज रिमूव फ्रॉम या लूप इज रिमूव फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, अगर जब भी ऐसा वर्ड मिले कि जब भी कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड से हटा लिया गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड से हटा लेने का मतलब फाइनल फ्लक्स जीरो हो जाता है, ये वर्ड होता है।
आप और हम ये बात जानते हैं डिफरेंशिएशन का एक रूल, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। हम ये कहते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसे कहा जा सकता है। वैसे ही हम ये कह सकते हैं ईएमएफ के समय डिफरेंशिएशन फाई मतलब क्या लिखा जा सकता है, बी ए, बी और ए, बी फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसा इसे कहा जा सकता है बच्चों। तो ईएमएफ का मॉडिफाइड एक्सप्रेशन जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो आपको सीखने की जरूरत है वो ये है डिफरेंशिएशन बी ए, इससे आप फाइनली जब लिखते हैं तो ये आता है माइनस बी डी ए बाई डी टी प्लस ए डी बी बाई डी टी। देखिए यहां पर कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। कई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जहां पर पहला केस एरिया कांस्टेंट हो और फील्ड वेरिएबल हो, मतलब या तो बढ़ती हुई या कम होती हुई हो। जब एरिया कांस्टेंट होता है तो हमने सीखा हुआ है कि एरिया का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होने का मतलब यहां ये वाला टर्म जीरो होगा और ई की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस ए डीबी बाई डी टी, माइनस ए डीबी बाई डी टी। ये ईएमएफ के लिए हम यूज कर सकते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये बात समझनी हो कि क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कब लगाना है, तो आप यहां नोटिस कीजिएगा डीबी बाई डी टी आपको यूनिट देखकर पहचानना होता है। टेस्ला पर सेकंड आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, टेस्ला पर सेकंड जहां पे भी गिवन हो इसका मतलब डीबी बाई डी टी आपको लगाना है, एरिया की वो बात करने वाला है। सेकंड पॉइंट हम यहां पर चर्चा करते हैं कि केस नंबर सेकंड देखते हैं हम इसी के अंदर, कि ऐसा भी हो सकता है केस नंबर सेकंड में कि हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो लेकिन एरिया वेरिएबल हो। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप और हम जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ईएमएफ दैट इज इक्वल टू डीबी बाई डी टी जब जीरो हो रहा है तो ये वाला टर्म जीरो हो रहा है, और ये वाला टर्म जब जीरो हो रहा है तो मैं कह सकता हूं माइनस बी डी ए बाई डी टी से लिखा जा सकता है। नाउ माइनस बी डी ए बाई डी टी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है और डी ए बाई डी टी मतलब एरिया है। देखिए निट के अंदर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, महाराष्ट्र सिटी में क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन निट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि आर रेडियस का एक लूप है या लूप का एरिया बदल रहा है, श्रिंक हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है और कम हो रहा है। जब आर रेडियस हो तब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा था, तो आपको बताना है ईएमएफ कितना डेवलप होगा। देखिए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हम जानते हैं डी ए बाई डी टी जब बदलता है तो हम ये कह सकते हैं डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर से लिखा जा सकता है। नाउ डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, इसे क्या लिखा जा सकता है, हम जानते हैं आर मतलब रेडियस है, या आर हम कह सकते हैं पोजीशन, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप है, तो डी ए बाई डी टी, यहां से मैं पाई कॉमन निकालता हूं, डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर करता हूं तो यह आ जाता है पाई टू आर डी आर बाई डी टी। यहां पर आप देख सकते हैं टू आर डी आर बाई डी टी इसे लिखा जा सकता है और इसे लिखा जा सकता है डी ए बाई डी टी। तो इस तरह से जिस पर्टिकुलर टाइम पर अगर ईएमएफ पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं बी डी ए बाई डी टी। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट माइनस बी डी ए बाई डी टी मतलब टू पाई आर डी आर बाई डी टी। तो इस तरह से आपको दिया जाएगा माइनस टू पाई बी आर डी आर बाई डी टी, ऐसा कहा जा सकता है। सो ईएमएफ कुछ इस तरह से निकाला जाता है। देखिए स्टूडेंट, हमने यहां पर समझ लिया कि किस तरह से ईएमएफ को कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए यहां पर ईएमएफ के बाद एक जेडबल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, एक नेट में भी क्वेश्चन इस पे आ चुका है। आपसे पूछा जाता है इंड्यूस करंट कैसे निकाला जाएगा, तो ओम्स लॉ से आप और हम जानते हैं इक्वल टू आई आर। मैं मॉड की बात करता हूं तो डी फाई बाई डी टी से लिखा जा सकता है। आई मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट, इसे आप लिख सकते हैं आई आर। और अगर मान लीजिए एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो एन नंबर ऑफ टर्न्स होने पर एन टाइम्स ऑफ फ्लक्स हो जाएगा आपके पास में, आप इसे लिख पाएंगे डी फाई बाई डी टी इंटू एन। ये डी टी कैंसिल होता है, डी क्यू आपके पास आता है एन बाय आर और मल्टीप्लाई में डी फाई, और इंटीग्रेशन अगर लिया जाए और सुटेबल लिमिट रखी जाए, इंटीग्रेशन डेल्टा फाई या डी फाई हम कह सकते हैं, फाई 1 से फाई 2 और ये Q1 से Q2। बच्चों ये क्वेश्चन नेट में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है, इसी पे क्वेश्चन जेडबल मेंस में पूछा जा चुका है। महाराष्ट्र सीईटी में भी वैसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। डीक्यू का Q फ्रॉम Q1 टू Q2 दैट इज N बाय R, यहां पर आप चेक कर सकते हैं फाई 1 से फाई 2, आप इसे लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 इक्वल टू N बाय R, इसे लिखा जा सकता है फाई 2 माइनस फाई 1। मतलब जो चार्ज फ्लो होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, जो चार्ज फ्लो सर्किट से होता है वो कभी भी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम किया गया था इंड्यूस करंट के बेस पर, वो क्वेश्चन ऐसा था कि सिंगल कॉइल आपको दे रखा था, नोटिस करना बच्चों, आई आर ये आपको दिया था एन की वैल्यू 1, डी फाई बाई डी टी, आई डी टी आर और डी फाई, आई डी टी आर और आपको डी फाई,
एक क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हुआ था बच्चों, आपको एक आईटी ग्राफ गिवन था, ये देखिएगा आईटी ग्राफ कैसा था। आईटी ग्राफ, ये रहा आई करंट और ये टाइम ग्राफ, ये 4 एम्पियर करंट मैक्सिमम करंट और आपको दे रखा था 5 सेकंड 0,0। आपसे बोला था सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम में, बताओ उस सर्किट से फ्लक्स कितना चेंज होगा अगर करंट टाइम ग्राफ दे रखा हो तो। आप यहां देख सकते हैं चेंज इन फ्लक्स अगर निकालना हो तो आपको IDT इंटू आर, मतलब एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ का एरिया अगर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उस पर्टिकुलर सर्किट से कितना फ्लक्स चेंज होगा इसके बारे में जानकारी देगा। तो आप यहां देख सकते हैं करंट और टाइम ग्राफ, हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन एज हाफ इंटू बेस, बेस कितना है चेक कीजिए 5 सेकंड, और परपेंडिकुलर हाइट दैट इज 4, तो आप देख सकते हैं 10, जो भी रिस्पेक्टिव SI यूनिट्स आपके पास में एग्जिस्ट करेगी। अब मुझे चेंज इन फ्लक्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ निकाला आप लोगों ने तो 10 यूनिट्स निकल जाता है, जो भी रिस्पेक्टिव यूनिट्स होगी, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू। रेजिस्टेंस कितना है तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम आपके पास अवेलेबल है। सो चेंज इन फ्लक्स आपके पास 100 वेबर, ये कुछ निकल कर आता है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है आसानी से क्रैक किए जा सकते हैं। देखिए पिछला क्वेश्चन समझने के बाद में, पिछला क्वेश्चन समझने के बाद में अब हम बात करेंगे इंड्यूस्ड करंट के साथ साथ पावर हीट डेवलप जो इंड्यूस्ड करंट के कारण होती है। यहां पे देखिएगा हमने कहा था कि अगर सिंगल टर्न हो तब तो आप जानते हैं कि E इक्वल टू माइनस d∅dt लिखा जाता है, पर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो इसे लिखा जाता है माइनस d∅dt। E इक्वल टू आता है आपके पास में IR माइनस n d∅dt, इसे लिखा जा सकता है। I को लिखा जा सकता है माइनस n बाय R, d∅dt नेगेटिव साइन मॉड में अगर लिया जाए तो I इक्वल टू आ जाएगा। पावर डेवलप सर्किट से कितना होगा, I²R n बाय R d∅dt का होल स्क्वायर इंटू R। पावर डेवलप को लिखा जा सकता है n² अपॉन R², d∅dt का होल स्क्वायर इंटू R। सो पावर कैन बी रिटर्न n² अपॉन R d∅dt का होल स्क्वायर, और एक R से R एक कैंसिल हो चुका है तो इस तरह से निकल कर आता है। अब हीट की बात करें तो हीट इक्वल टू H इक्वल टू I² RT, यहां से रिस्पेक्टिव टाइम गिवन होगा और I की वैल्यू को पुटअप करके आप यहां से हीट निकाल सकते हैं। इस टॉपिक को समझने के बाद आइए आप चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं महाराष्ट्र सीटी में, और नीट की एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम किए जा चुके हैं। देखिए रिवीजन सीरीज का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4th नंबर का पॉइंट, लेंज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फेराडे लॉ सेकंड लॉ के अंदर E इक्वल टू माइनस d∅dt था, तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है। माइनस साइन का सिग्निफिकेंस बताने के कारण का जो काम होता है वो लेंज लॉ की मदद से बताया जा सकता है। लेंज एक ऐसा लॉ है जिसकी मदद से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को बताने का काम करते हैं। ये डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने का काम करता है, और ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ भस्मासुर की तरह होती है, या ये कह लीजिए ये उस रीजन का अपोज करती है जिस रीजन के कारण ये जनरेट हुई है, उस रीजन का अपोज करती है जिसके कारण ये जनरेट हुई है। जो भी इसे जनरेट करेगा उसका अपोजिशन करेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। मैं पहले भी आपको पहले क्लास में बता चुका था, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक डायपोल की तरह बिहेव करता है। मान लीजिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। मैंने क्या किया, मैं इस पर्टिकुलर लूप के लिए जब मैं क्लोज लूप के पास में नॉर्थ रीजन लेके आ रहा हूं तो नॉर्थ रीजन लाने पर करंट ऑब्जर्व हुआ, तो ये करंट क्या करेगा, इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा, इस तरह से करंट फ्लो होगा जिससे कि ये नॉर्थ के पास आने का अपोज कर सके। अच्छा, नॉर्थ के पास आने का अपोज कैसे हो पाएगा, तो ये थोड़ा समझिए इस बात को। मान लीजिए करंट कैरिंग लूप में 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये करंट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। करंट के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन राइट हैंड फिंगर रूल के मुताबिक अगर फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में माना जाए तो थंब मैग्नेटिक फील्ड बताता है, अगर फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में माना जाए तो थंब मैग्नेटिक फील्ड बताता है। मतलब अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है आपके साथ में एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड बाहर की तरफ होता है। करंट अगर क्लॉकवाइज होता है तो फील्ड अंदर की तरफ होता है। अच्छा, ये नॉर्थ पोल है, आप मुझे बताइएगा स्टूडेंट, साउथ नॉर्थ, इस नॉर्थ को कौन रोक सकता है, तो बोले सर जब यहां पे नॉर्थ पोल बने, और नॉर्थ पोल बने तो आप जानते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से बाहर की तरफ इधर की तरफ बताई जाएगी। जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से बाहर की तरफ इधर की तरफ बताई जाएगी तभी ये नॉर्थ में रिपल्शन होना स्टार्ट होगा, और ये नॉर्थ पर और ये साउथ पर ये 2 फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेगी या रिपल करेगी एक दूसरे को। और ये कारण से
कि जो भी हो इस कॉइल में करंट ऐसा फ्लो होना चाहिए, इस कॉइल में करंट ऐसा फ्लो होना चाहिए जो इसको इस वाले फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। मतलब अगर सोचिए करंट ऐसा फ्लो होता है तो फील्ड थंब की तरफ आएगा, करंट ऐसा फ्लो होता है तो फील्ड थंब की तरफ आएगा। मतलब करंट यहां से इस तरह से देखेंगे, अगर कोई ऑब्जर्व यहां से कोई ऑब्जर्वर को खड़ा कर दिया जाए जो इसे ऑब्जर्व कर रहा हो, तो करंट अगर ऐसा फ्लो होगा तो फील्ड बाहर की तरफ आएगा, बाहर आएगा मतलब रिपल्शन शो करेगा। और अगर मेरी तरफ से देखने पर करंट ऐसा हो रहा है मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज करंट हो रहा है। करंट कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट हो रहा है तो इसे याद रखने का एक छोटा तरीका और समझिए। एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर है, अगर इसे नॉर्थ बनना है तो नॉर्थ पर थोड़ा सा पॉइंटेड एरो कर दीजिए, आप उठा के देखिए ऐसा घूम रहा है इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज करंट। अगर मैं इसको उल्टा करता हूं और इस बार देखिए क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नॉर्थ, ये रहा आपके पास में क्लोज लूप, ये रहा आपके पास में नॉर्थ पोल। इस बार नॉर्थ को आप दूर ले जा रहे हैं तो ऑलरेडी नॉर्थ से क्या होता है सर? ऑलरेडी नॉर्थ से लाइंस निकलती है। अब जब ऑलरेडी नॉर्थ से लाइंस निकलती है, आप देखिए क्या फर्क पड़ेगा जब आप दूर ले जाएंगे। तो मान लो पहले 5 लाइंस इसके से क्रॉस हो रही थी, जब आप इसे दूर ले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? दूर ले जाने पे आप लाइंस कम कर रहे हैं, लाइंस को डिक्रीज कर रहे हैं, फ्लक्स को डिक्रीज कर रहे हैं। तो लाइंस कम हो रही है मतलब दूर जाने का अपोजिशन, और दूर जाने का अपोजिशन मतलब लाइंस कम होने का ऑपोजिट, कम होने का ऑपोजिट मतलब लाइंस बढ़ाना चाहिए। मतलब राइट साइड डायरेक्शन में लाइंस बढ़ना चाहिए, राइट साइड डायरेक्शन में लाइंस बढ़ना चाहिए, राइट साइड डायरेक्शन में लाइंस बढ़ना चाहिए। मतलब अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है ऐसा, तो लाइंस इधर की तरफ डेवलप होगी। देखो करंट ऐसा फ्लो हुआ तो लाइंस इधर की तरफ डेवलप होगी। तो करंट इसमें होना चाहिए क्लॉकवाइज। इस करंट से ये पोल साउथ की तरह बिहेव करेगा और लाइंस इस तरह से अंदर की तरफ डेवलप हो जाएगी। क्योंकि ऐसा क्यों? देखिए आप खुद ही देखिएगा, ऑब्जर्वर यहां पर है, करंट ऐसा क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो क्लॉकवाइज होने से देखो थंब कहां जाता है? अंदर की तरफ जाता है। तो अगर ये क्लॉकवाइज इस तरफ है, ऐसा है, तो फिर थंब इधर की तरफ जाएगा। थंब इधर गया तो लाइंस बढ़ेगी, बढ़ेगी तो इस तरह से पोलैरिटी निकाली जा सकती है। क्लॉकवाइज करंट साउथ। साउथ को समझने का एक आसान तरीका और है, यहां पर आप पॉइंट कीजिए, यहां पर आप हिट कीजिए, इसके अबाउट रोटेट करना शुरू कीजिए तो साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नॉर्थ और साउथ पोल की पोलैरिटी डिटरमाइन करने का काम इस तरह से किया जा सकता है। ये वर्क केवल यहां पर ही नहीं होता, साथ साथ में पिछला केस जो मैंने फैराडे लॉ के अंदर आपसे चर्चा की थी उसमें भी ये ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक कॉइल है, कॉइल में हमने क्या किया है? कॉइल में हमने कनेक्शन स्टेब्लिश किया है। एक की है आपके पास में जो हमने सर्किट में अरेंज कर रखी है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो सर्किट में लगा रखा है, और हमने साथ साथ में गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट कर रखा है सर्किट के अंदर। अब देखिए की ओपन थी, पास में एक कॉइल रखी है हम लोगों ने, ठीक है। अब की ओपन है, पास में कॉइल रखा है, कॉइल ऐसा है कॉइल। जैसे आपने की क्लोज किया तो की ओपन था तो सर्किट में करंट जीरो था, की ओपन था सर्किट में करंट जीरो था तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड जीरो था तो फ्लक्स मॉड बी मॉड ए होता है तो फ्लक्स जीरो था इनिशियली। जैसे ही आपने सर्किट में की क्लोज किया तो की को क्लोज करने से करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ, क्लॉकवाइज करंट हुआ, क्लॉकवाइज करंट हुआ मतलब देखिए कॉइल ऐसे रखी हुई, उसके पैरेलल में कॉइल रखी हुई है, क्लॉकवाइज करंट हुआ, फील्ड ऐसी पास हुई, फील्ड ऐसी पास हुई मतलब अंदर गई, फील्ड अंदर गई मतलब अंदर से लाइंस बढ़ी, लाइंस बढ़ी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? लाइंस बढ़ी इसका मतलब फाइनली फ्लक्स बढ़ा और कुछ तो भी फ्लक्स आया होगा, फ्लक्स चेंज हुआ, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, और अगर फ्लक्स चेंज हुआ इसका मतलब यह हुआ कि ईएमएफ डेवलप हुआ। अब मान लीजिए चलते हुए उस केस में आपने वापस से इसे हटा दिया मतलब 4 लाइंस जा रही थी, तो इस स्टेट में इनिशियली बीए मान लीजिए फ्लक्स हो रहा है, जैसे ही करंट गया फ्लक्स वापस से जीरो हो गया, तब भी एक ईएमएफ डेवलप होगा और वो उसका ऑपोजिशन करेगा। सोचिए पहले केस में जब जीरो से बढ़ा तो फ्लक्स डेवलप हुआ, फ्लक्स पास हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? पास हुआ मतलब क्या हुआ? ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ईएमएफ इंड्यूस इस तरह से होगा जिससे कि वो इन लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड डेवलप करे, इन लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड डेवलप करे मतलब फील्ड ऐसी होनी चाहिए, फील्ड इधर आनी चाहिए, फील्ड इधर आनी चाहिए, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? तो इसमें डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, और ऐसी होने का मतलब ये हुआ, आप यहां से देख सकते हैं, अंदर जाने का मतलब क्रॉस और डॉट मतलब बाहर आने का, ऐसा होना। तो मेरी तरफ से अगर आप ऐसा देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल बनना चाहिए। आपने जैसे इसको हटाया लाइंस गायब हुई, लाइंस गायब हुई, गायब होने का अपोजिशन करना मतलब लाइंस को बढ़ाना, गायब होने का अपोजिशन करना मतलब लाइंस को बढ़ाना, लाइंस को बढ़ाना इसका मतलब क्या होना? लाइंस को बढ़ाना मतलब इस तरह से फ्लो होना जैसे कि यहां बाहर की तरफ, ताकि फील्ड उधर बढ़ जाए,
तो मतलब इस बार ऐसा होगा, ये डॉट होगा और ये क्रॉस होगा, ये बाहर और ये अंदर। तो देखो मेरा थंब कहां पे जा रहा है, इधर की तरफ। तो ये मेरे हिसाब से अगर देखा जाए थंब अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी को लगता है कि ये बात आपको और डिटेल में समझनी है तो आप जाके वीडियो में और भी देख सकते हैं और उसे कंफर्म कर। देखिए स्टूडेंट, आपने और हमने सबसे पहले सीखा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद आपने और हमने सीखा कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, फिर फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पे कितने टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। अब मैं आपको महाराष्ट्र सीटी फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पे जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में बात करूंगा। देखिए महाराष्ट्र सिटी 2000 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन अभी तक इस टॉपिक से हम बात कर सकते हैं। देखिए 2000 में आया हुआ क्वेश्चन, मैं आपके सामने क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन के बाद में फिर से सॉल्यूशन दूंगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। अ कॉइल हैविंग द इफेक्टिव एरिया ए is held with its plane normal to the magnetic field induction B. The magnetic induction is quickly reduced to 25%. 2 बोला है 2 है ना, ध्यान से सुनना 2। अच्छा बाय 25% बोला होता मतलब 25% से कम करते, और 25% मतलब क्या है, डायरेक्टली 25% हो गया है। 2 सेकंड के अंदर ऐसा हुआ है। आपको बताना है कि कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, और इस पे हम चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स महाराष्ट्र सिटी 2000 में आए हुए क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या कहा गया है, देखिए यहां पर बोला है कॉइल का एरिया नहीं बदल रहा है, तो एरिया आपके पास में ए अवेलेबल है। पहले मैग्नेटिक फील्ड बी था और आप बाद में 25% हो गया बी का, मतलब B2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 25%, मतलब 25/100 मल्टीप्लाई बाय बी। सो हम कह सकते हैं B2 इज नथिंग बट B/4 आपके पास अवेलेबल है। अब हुआ ऐसा कि शुरुआत में फ्लक्स जो था वो था आपके पास मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। थीटा मतलब नॉर्मल फील्ड है, मतलब जैसे फील्ड जाने वाली नॉर्मल ऐसी फील्ड है, मतलब अलोंग द नॉर्मल है, थीटा 0 है आपके पास में। तो φ1 आपके पास आ चुका है मॉड बी मॉड ए, ठीक है। अब क्या हुआ, φ2 की हम बात करते हैं, तो एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फील्ड कितनी हो गई आपके पास में B/4 आ चुकी है। अब हमें चाहिए, अगर फैराडे सेकंड लॉ से हम देखते हैं तो ये होता है डेल्टा φ अपॉन डेल्टा टी। अब समय कितना दे रखा है, तो 2 सेकंड दे रखा है, 2 सेकंड दे रखा है आपको, और अब डेल्टा φ की वैल्यू निकालना है। डेल्टा φ कैसे निकाला जाएगा, सो डेल्टा φ विल बी गिवन एज φ2 माइनस φ1। हम मॉड की बात कर लेते हैं। φ2 कितना है आपके पास में, φ2 है आपके पास में BA/4 माइनस BA। अब आप देखिए ये आता है आपके पास में 3BA/4 और डेल्टा φ। जैसे आप डेल्टा φ की मॉड के वैल्यू को पुटअप करते हैं तो आंसर देखिए कितना आ जाता है आपके पास में 3BA/4 डिवाइड बाय 2 3BA/8। ये आंसर हमारे पास में आता है। तो आंसर आप चेक कर सकते हैं, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बच्चों महाराष्ट्र सिटी 2001 का क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन कितना होगा, मैंने आपको ये वीडियो में कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको 1 मिनट में इसका ब्रीफ रिवीजन करवाते हुए और इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करूंगा। देखिए 2000 में आया हुआ क्वेश्चन, 2001 में फ्लक्स निकालना था आपको, तो फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो BA cos थीटा होता है। अब cos थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, सो φ आप देख सकते हैं दिस इज B एंड दिस इज ए। अब हम जानते हैं कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा होता है। यहां से आप चाहें तो B को लिख सकते हैं F/QV। F/QV में आप ये भी देख सकते हैं फ्लक्स दैट इज φ, और B फोर्स अपॉन QV आपके पास में एरिया है। तो आप देखिए फ्लक्स φ, फोर्स मतलब m1 L1 T-2, चार्ज के लिए आप यूज करेंगे AT, वेलोसिटी के लिए L1 T-1, और एरिया के लिए आप यूज करेंगे L²। सो फ्लक्स के लिए आप देख सकते हैं φ दैट इज इक्वल टू प्लस T, ये माइनस T कैंसिल होता है, ये L से L कैंसिल होता है, तो आपको आता है m1 L2 T-2 A-1। देखो कई बार A-1 की प्लेस पे I-1 भी होता है ना, तो m1 L2 T-2 A-। देखिए स्टूडेंट महाराष्ट्र सिटी 2003 में आया हुआ एक क्वेश्चन, फ्लक्स पासेस थ्रू कॉइल चेंज फ्रॉम 2 × 10⁻³ to 3 × 10⁻³ वेबर ड्यूरिंग द 25 सेकंड, तब इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। फैराडे सेकंड लॉ पर बेस्ड एक बार फिर से क्वेश्चन, जिसमें हमें चेंज इन फ्लक्स निकालना है, टाइम गिवन है और इंड्यूस ईएमएफ को निकाला जा सकता है। चले बोर्ड पर और सीखिए किस तरह से क्वेश्चन होगा। देखिए फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, फैराडे सेकंड लॉ के हिसाब से E = dφ/dt मॉड की हम बात करें तो ये होता है φ2 - φ1 अपॉन T2 - T1। अब देखिए φ2 कितना है आपके पास में 3 × 10⁻³ माइनस 2 × 10⁻³ T2 - T1 25 सेकंड आपके पास निकल कर आता है। तो E = 3 - 2 दैट इज 1
इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। उसके बाद में 25, मैं अपनी मर्जी से क्या करता हूँ 125 और 10⁻⁻2 -3, सो ये आ जाता है आपके पास में 4। आप देखिए यहाँ पर 10⁻⁻3 गिवन है, ठीक है ना, वैसा ही गिवन -3 आपके पास में। 4 इंटू 10⁻⁻5, या आप ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻2 10⁻⁻3 वोल्ट। चेक कीजिएगा 0.04 और 10⁻⁻3 वोल्ट, 10⁻⁻3 को लिखा जाता है मिली, तो ई इक्वल टू आता है 0.04 मिली वोल्ट। 4 ऑप्शन में देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी गिवन है, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चों 2004 में आया हुआ क्वेश्चन, फॉर अ कॉइल ऑफ यूनिट एरिया इंडक्शन इज डबल, इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड को डबल किया गया है 0.2 सेकंड के अंदर, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। चलें बोर्ड पर देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। देखिए बच्चों फैराडे लॉ का स्टेटमेंट क्या था, E इक्वल टू आपके पास में था d∅/dt, d∅ मतलब ∅2 - ∅1 अपॉन t2 - t1। सो टाइम इंटरवल आपको दे रखा 0.2, ∅2 - ∅1। शुरुआत में ∅1 की बात करें, मॉड की बात करेंगे हम लोग, है ना, मॉड के बारे में। शुरुआत में b इंटू यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर, मतलब ये b है। बाद में आपको क्या किया गया, डबल कर दिया गया है यूनिट एरिया। सो वापस देख सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन इज डबल ही बोला गया है 2b। सो ∅2 - ∅1 1 मीटर एरिया मल्टीप्लाई करके आपके पास में 2b - b आपके पास में b आ जाता है बच्चों, दैट इज द b। अब जैसे आपने b लिखा, शुरुआत में मैग्नेटिक इंडक्शन दे रखा है b, उसका डबल किया गया है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो ये आ गया आपके पास में b 0.2, सो 10/2 मल्टीप्लाई बाय b, दैट इज 5b। सो हमारा आंसर होगा 5b विल और फाइनल आंसर। देखिए 2005 का एक क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ कॉइल इज 7 ओम, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंज फ्रॉम 1.3 वेबर टू 0.793 वेबर विद इन दिस पर्टिकुलर सेकंड, द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ कॉइल विल बी गिवन एज। कितना चार्ज प्रोड्यूस करेगा इसके बारे में हमको बात करना है। चले बोर्ड पर और समझिए कैसे निकले। देखिए 2005 के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले बोला गया कि रेजिस्टेंस 7 ओम है, पहले फ्लक्स 1.35 था, बाद में फ्लक्स 0.79 वेबर हो चुका है। समय जो लगा है 0.1 सेकंड है, हमें निकालना है कितना चार्ज पास होगा, वो भी 0.1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज पास होने वाला है, हमें इसके ऊपर बात करनी है कि हम 0.1 सेकंड में चार्ज की बात कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहले, E इक्वल टू ∆φ/ΔT 0.79, चेंज इन फ्लक्स ∅2 - ∅1 0.1, 5.6 इसका वोल्ट में क्या आ जाता है, ईएमएफ आ जाता है। V इक्वल टू IR से हम कह सकते हैं ओम्स लॉ से E इक्वल टू IR निकाला जा सकता है, तो I आ जाता है 0.8 एम्पियर। अब कुलम चार्ज निकालना है, तो देखो Q को लिखा जा सकता है I मल्टीप्लाई बाई T, तो I कितना है 0.8 और टाइम कितना दे रखा है तो 0.1, सो Q आ जाता है 0.08 कुलम। इस तरह से आंसर इसका निकलता है 0.08 कुलम, क्योंकि देखिए टाइम यहाँ पे 1 सेकंड नहीं बोला है, 0.1 सेकंड के अंदर बोला गया है, तो टाइम मैंने 0.1 सेकंड लिया हुआ है, तो इसलिए 0.08 सेकंड आंसर होगा। देखिए बच्चों महाराष्ट्र सीईटी 2008 में एक क्वेश्चन आया 2008 के अंदर, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 25 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, एरिया दे रखा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट टर्न 4 ओम पर यूनिट टर्न इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द वेरिंग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विच चेंज एट द रेट ऑफ 500 टेस्ला पर सेकंड। तो dB/dt दे रखा है आपको, इंड्यूस करंट आपको निकालना है। तो चलिए इंड्यूस करंट कैसे निकाला जाए हम देखते हैं फैराडे लॉ से, ठीक है बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि पहले नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, एरिया दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपको बताना चाहूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया दे रखा है, कई बच्चों को पता नहीं होता है, तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो 10⁻⁻2 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है -4 मीटर स्क्वायर। हर टर्न का रेजिस्टेंस 25 ओम दे रखा है, dB/dt दे रखा है, I निकालना हम जानते हैं ओम्स लॉ से, E इक्वल टू IR होता है, I इक्वल टू E/R आता है। यहाँ पे RT लेना होगा मुझे, टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, टोटल EMF निकालेंगे। पहले मैं एक कॉइल के लिए निकालता हूं कि 1 कॉइल के लिए होगा E A dB/dt, जो कि मैं वीडियो में कवर भी कर चुका हूं, आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि E इक्वल टू A dB/dt लिखा जा सकता है फैराडे सेकंड लॉ को। एरिया लिख दिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज कर दिया मीटर के -4 में, dB/dt आपके पास कितना है तो 500 आपके पास में, 5 × 10⁻²। सो एक टर्न के लिए 1.25 है। सो टोटल ईएमएफ कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई बाय 1.25, ये आ गया आपके पास में। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस, सो भाई एक टर्न के लिए रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो 25 के लिए कितना होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 4। सो करंट इक्वल टू
टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो हम ये कह सकते हैं टोटल ईएमएफ है 25 इंटू 1.25, ये आपके पास है 25 इंटू 4, तो आप सॉल्व करेंगे 0.3125 एम्पियर आपके पास में करंट की वैल्यू निकल कर आएगी। आप देख भी सकते हैं इसे सॉल्व करके, ठीक है। तो 0.3125 एम्पियर विल बी द फाइनल आंसर। देखिए बच्चों, महाराष्ट्र सिटी 2016 में आया है क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल is initially 4 into 10 to the power minus 4 Weber. It reduces to 10% of its original value in time t. The EMF induced in this circuit is given as 0.72 millivolt. Then the time will be given as. यहाँ पर वापस से वही वाली बात है कि आपको फ्लक्स इट रिड्यूसेस टू बोला है 10%, बाय नहीं बोला है। टू 10% मतलब 90% से चेंज हुआ है, 90% से चेंज हुआ है। तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं बोर्ड। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है इनिशियल फ्लक्स 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वेबर था, बाद में 10% हो गया, मतलब 10% ऑफ इनिशियल 0.4 10 टू द पावर माइनस 4। शुरुआत में कितना टाइम लगेगा, जबकि ईएमएफ दे रखा है 0.2 मिली वोल्ट। फेराडे सेकंड लॉ से जानते हैं हम, मॉड की बात करें तो ईएमएफ इक्वल टू मॉड डी फाई बाई डी टी। 5 माइनस 5 का मॉड, मैंने जब इसको कन्वर्ट किया तो 0.4 10 टू द पावर माइनस 4 आता है। 0.4 10 टू द पावर माइनस 4 तो मॉड लेने पर 3.6 10 टू द पावर माइनस 4 वेबर आता है। डी5 लिख दिया 3.6 10 टू द पावर माइनस 4। 0.72 मिली, मिली मतलब क्या होता है, सो 1 मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस 3, 1 माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 6, मिली लगा दिया -3, कन्वर्जन किया तो आंसर 1/2 दैट इज 0.5 सेकंड आता है। तो 0.5 विल बी द फाइनल आंसर। देखिए बच्चों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इमोशनल ईएमएफ। इसमें ऐसा होता है कि एक आपके पास कंडक्टिंग रॉड होती है, इस कंडक्टिंग रॉड की लेंथ L दे रखी है आपको, और आप इस कंडक्टिंग रॉड को क्या करते हो, v वेलोसिटी से मोशन परफॉर्म करवाते हो। ये रॉड आगे बढ़ते जाती है। आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रॉड के आगे बढ़ने से बताइए इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। सेकंड पूछा जाता है कि मान लो रॉड ये A है और ये B है, सो पोलैरिटी में VA और VB में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इसका साइन क्या होगा इनके बीच में। फिर पूछा जाता है बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप हुआ उसका वो कितना आएगा। और फिर ये पूछा जाता है आपसे कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, और अलग अलग केसेस आपको चर्चा करने होते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम बात करते हैं किस बारे में। देखिए, इस पॉइंट को समझने से पहले आपको मैं पढ़ा चुका था क्लास के अंदर कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स जो दिया जाता है वो दिया जाता है QV sin थीटा, जिसे हम कई बार बताते हैं QV क्रॉस B। बच्चों, जब चार्ज के फोर्स की बात आती है तो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, और डायरेक्शन निकालनी होती है तो मैं राइट हैंड पाम रूल सिखा चुका हूं। राइट हैंड पाम रूल ऐसा कहता है कि आप हमेशा अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिंगर्स को हमेशा उस डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। थंब करंट की डायरेक्शन पॉइंट करता है या पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन पॉइंट करता है, नेगेटिव होगा तो अपोजिट कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन पॉइंट करता है, तो पाम जो होगी वो डायरेक्शन बताएगी कि लगने वाला फोर्स कैसा होगा। देखिए, कंडक्टर है मतलब कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्टर जब ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसा मोशन कर रहा है। अब सोचो, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा मोशन कर रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज राइट साइड जा रहा है, नेगेटिव चार्ज राइट साइड जा रहा है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा नेगेटिव चार्ज को रिवर्स वेलोसिटी देके आप लगा दीजिए, या कह लीजिए नेगेटिव चार्ज अगर राइट साइड जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज के कारण करंट अपोजिट होगा। नेगेटिव राइट जा रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज को हम अपोजिट मानेंगे। ये मेरा फिंगर डाउन अंदर की तरफ है, वैसे नेगेटिव चार्ज जा रहा है राइट साइड, तो फिंगर कहां जाना, थंब कहां जाना चाहिए, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जाता है, लेकिन कौन सा वाला, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव राइट है तो पॉजिटिव लेफ्ट होगा, तो पाम कहां पर, नीचे की तरफ। मतलब इस रॉड पर आप देख सकते हैं, इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ होगा, इस कारण से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं V और VB, तो पोलैरिटी B की नेगेटिव पोलैरिटी होगी और A की कौन सी पोलैरिटी होगी, तो पॉजिटिव पोलैरिटी होगी। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास में पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। जब भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, सॉरी फॉर दैट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव नीचे की तरफ होगी, बराबर है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर अवेलेबल है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, सॉरी फॉर दैट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और जब भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट टू द फील्ड लगता है।
तो अंडर स्पेशल सिचुएशन एक ऐसा केस आएगा जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और बराबर हो जाएंगे तो इनका मोशन और माइग्रेशन रुक जाएगा। माइग्रेशन रुकेगा तो हम ये कह सकते हैं Q चार्ज मल्टीप्लाई बाय इंड्यूस्ड फील्ड, Q VB साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो इंड्यूस्ड फील्ड की हम बात करते हैं, VB निकल कर आता है। इंड्यूस्ड फील्ड विल बी गिवन एज VB। अब इंड्यूस्ड फील्ड VB आ चुका है तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, E मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन देखो कितना है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन L अवेलेबल है, L सेपरेशन है, तो इंड्यूस्ड EMF आपके पास आता है VB और आपके पास में L, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है आपके पास में BLV। B होता है मैग्नेटिक फील्ड, L होता है लेंथ और V होता है आपके पास में वेलोसिटी। B होता है मैग्नेटिक फील्ड, L होता है लेंथ और V क्या होता है बच्चों वेलोसिटी। लेकिन यहां ध्यान रहे कि ये जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर होता है किस किस के, मैग्नेटिक फील्ड और साथ साथ किसके, वेलोसिटी के। ये जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर होता है किस किस के, मैग्नेटिक फील्ड और साथ साथ किसके, वेलोसिटी। इन दोनों से परपेंडिकुलर ये लेंथ पाया जाता है। इस पे बहुत सारी बातें अभी और होना बाकी है। देखिए मैं कह रहा था आपको बहुत सारी बातें इसमें होना बाकी है, और बहुत सारी बातों में ये बात है कि सबसे पहले जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रॉड जो है परपेंडिकुलर मोशन कर रहा था, मैंने ऐसा डिस्कशन किया था कि आपको डेल्टा V का मतलब BLV है, ये लेंथ जो है इसे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहा जाना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करना चाहिए, और ये लेंथ परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड और साथ साथ वेलोसिटी दोनों के साथ में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब यहां देखिए अगर मान लीजिए कि रॉड ऐसी मोशन कर रही है V वेलोसिटी से और वेलोसिटी का लेंथ के साथ में थीटा एंगल है, तब इसके दो मतलब हैं। हम एक काम कर सकते हैं कि भाई हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ये कंपोनेंट जो इस तरफ आएगा वो V cos थीटा होगा, और ये जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट इससे, वो कंपोनेंट होगा V sin थीटा। या तो आप लेंथ से परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट लीजिए या वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लेंथ का कंपोनेंट लीजिए। तो देखिए ये अगर थीटा है, आप देख सकते हैं अगर ये थीटा है आपके पास में तो ये भी थीटा आपके पास में होगा, थीटा है तो परपेंडिकुलर ये रहा आपके पास में, ये L है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपके पास में, देखिए ये कंपोनेंट आ जाएगा L sin थीटा, और वेलोसिटी इस तरफ है तो आप देख सकते हैं ये थीटा, ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा L sin थीटा। अब अगर L sin थीटा आ चुका है, वेलोसिटी ऐसी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखी जा सकती है B परपेंडिकुलर लेंथ इनटू वेलोसिटी। परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, तो आपके पास में परपेंडिकुलर लेंथ है L sin थीटा इनटू वेलोसिटी, BLV sin थीटा, ये रहा आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या हमने कहा था आपसे क्या आप परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले लीजिए और लेंथ वही रहने दीजिए, ये लेंथ है परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ये लेंथ है परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो देखिए लेंथ परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले लीजिए, तो BLV sin थीटा, तो इसे भी आप लिख सकते हैं BLV sin थीटा, दिस कैन बी रिटन BLV sin थीटा। सो पोटेंशियल डिफरेंस में एक बात और नोटिस कीजिए कि जब थीटा जीरो हो जाए, व्हेन थीटा जीरो हो जाए तो क्या हो जाता है, थीटा के जीरो होने पर साइन जीरो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी और लेंथ के बीच का एंगल जीरो हो जाए, मतलब मैं ऐसा कहता हूं ये रॉड की लेंथ है, आप रॉड को पकड़ के ऐसे खींचिए तो आप चेक कीजिए लेंथ ये रही और वेलोसिटी भी ये रही, तो लेंथ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है। एंगल जीरो हो जाए तो कभी भी क्या नहीं होगा, कभी भी EMF डेवलप नहीं होगा। थीटा इक्वल टू जीरो से यहां पे समझा जा सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है बच्चों कि आपको यूनिफॉर्म फील्ड दी गई है। क्या दी गई बच्चों, यूनिफॉर्म फील्ड दी गई है। यूनिफॉर्म फील्ड दी गई है और यूनिफॉर्म फील्ड में एक लूप को कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन परफॉर्म करवाया जा रहा है। यूनिफॉर्म फील्ड में लूप को कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन परफॉर्म करवाया जा रहा है, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें EMF कितना डेवलप होगा। वैसे तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो यहां से यहां तक आप ज्वाइन कीजिए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो आप कह सकते हैं BLV, तो L डिस्प्लेसमेंट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से आप इसका आंसर जीरो निकाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाएगा अगर क्लोज लूप होता है। तो आप इसको एक और अलग तरीके से भी सोच सकते हैं कि यू कैन थिंक इन डिफरेंट मैनर ऑल्सो, कि भाई यहां पर जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4, मान लीजिए आपने क्या किया, लूप को मोशन परफॉर्म करवाया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। सो इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, B मल्टीप्लाई बाय A, नॉर्मल है cos जीरो, 180 भी ले सकते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो जितना आगे बढ़ेगा, मान लो 2 लाइन कम होगी 1 सेकंड के अंदर, मान लो 1 सेकंड में आगे बढ़ा तो यहां पर आ गया। तो पहले देखो इस लूप से एरिया से कितने क्रॉस थे, 4 थे। यूनिफॉर्म है तो अगले 1 सेकंड में भी कितने क्रॉस होंगे, 4 होंगे।
क्रॉस मतलब लाइंस बता रहा है, लाइंस बता रहा है मतलब फ्लक्स बता रहा है, मतलब फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स दोनों सेम है, तो चेंज इन फ्लक्स क्या आ जाता है, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स आ जाता है जीरो, तो चेंज इन फ्लक्स जीरो आ जाता है, तो ईएमएफ भी आपके पास में जीरो निकल कर आता है। अब देखिए बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर डिस्कस किया जा सकता है। वो फैक्टर ऐसा है कि मान लीजिए जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन हो, देखिए बच्चों मोशनल ईएमएफ का एक और केस जिसमें बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलने वाली है। देखिए मोशनल ईएमएफ का केस ऐसा है कि ये ए और ये बी आपके पास में, ए बी सी, आप इसे ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करवा रहे हैं, फिर मैं इसको ऐसा घुमा दूंगा, फिर ऐसे मोशन परफॉर्म करवाऊंगा, मतलब पूरा सिस्टम ऐसे इस वेलोसिटी से जा रहा है। तो मैं आपको क्या कह चुका था कि मैग्नेटिक फील्ड में मान लो ये लूप आपके पास में एग्जिस्ट करता है, ये रहा आपके पास ए और ये रहा आपके पास में बी, पूरा के पूरा ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी से अगर आगे जा रहा है, वी से अगर ये आगे बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस स्थिति में हम ये कहेंगे कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस बी एल वी दिया जाता है, और एल मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जॉइन बाय स्ट्रेट लाइन, भाई यहां से यहां तक रेडियस इसकी आर दे रखी है, रेडियस आर इज गिवन, सो ये यहां से यहां तक का जब आप ज्वाइनिंग करते हैं यहां से यहां तक का, तो आप देख सकते हैं दिस बिकम्स 2r और ये बिकम वेलोसिटी आपके पास में, सो बी ये आपके पास में आ गया, 2r और वेलोसिटी आपके पास में आती है, तो 2br भी इसका आंसर निकल कर आता है। अब पोलैरिटी का साइन क्या होगा, तो उसको सीधा निकाला जा सकता है, कंडक्टिंग रॉड है तो कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन राइट साइड जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन राइट साइड जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन राइट साइड जा रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज का नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव का लेना है, तो इलेक्ट्रॉन अगर राइट साइड है तो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड, पाम नीचे की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ डिसिपेट एक्यूमुलेट होंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो वी ए माइनस वी भी निकाला जा सकता है। अब देखो बच्चों, यहां से आप जब इसे ऐसे ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करवाते हो, तो ये रहा ए बी सी, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जॉइन बाय स्ट्रेट लाइन, तो आप देख सकते हो यहां इसकी वेलोसिटी और इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट एल और इसके बीच में बनने वाला एंगल जीरो है, दोनों पैरेलल है, और जब भी पैरेलल होगा तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ आपके सामने जीरो इंड्यूस्ड होता है, ऐसा मैं बता भी चुका हूं आप लोगों को। नीट के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है आपसे, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि भाई मान लीजिए यहां से यहां तक लूप है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये ए और बी है, आप इसे पूरा ट्रांसलेशन इस तरह से मोशन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो बताओ कितना आपको ईएमएफ डेवलप होगा। तो यहां से यहां आपके पास में ए, यहां से आप बी, ये वेलोसिटी, ये 2r लेंथ आ जाती है, लेंथ और वेलोसिटी वेक्टर दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहेंगे, हमेशा जीरो आने वाला है। इस तरह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। अब देखिए इसी पे बेस्ड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक फ्रेम किया जा सकता है, और कई बार ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लर्निंग फैक्टर डेवलप करता है हमारे पास में। देखिए कैसे इसका आंसर निकाला जाएगा। आपसे ऐसा कहा गया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज मैंने हर जगह पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में आपको एक कंप्लीट लूप ईएमएफ पूछा गया है कि भाई ये क्रॉस ईएमएफ यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए इसमें, यहां पर क्वेश्चन पहला ये पूछा गया कि लूप ईएमएफ बताइए, पहला लूप ईएमएफ के पूरे लूप में कितना ईएमएफ होगा। दूसरा पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी बताइए, ये कितना होगा आपके पास में, आपको ये बताना है। तो वी ए माइनस वी बी बताना है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन होगा ये आपको बताना है, और लूप ईएमएफ कितना आंसर होगा ये बताना है। तीसरा ये पूछा है कि आपसे वी ए माइनस वी सी कितना होगा ये आपको बताना है। देखो आप क्या कर सकते हो, आप इस लूप को दो पार्ट में कट कर सकते हो, ये रहा ए, ये रहा आपके पास में सी, और ये रहा यहां से यहां तक का पोर्शन। भाई यहां से यहां तक की रेडियस आर आपके पास में आर 2r आ गई, वेलोसिटी वी आपके पास में। मान लो अगर ये लूप दो पार्ट में कट होता मतलब क्या होता, ए से लेकर सी ऐसा होता। पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए मैंने अभी बताया आपको कि ये वाला हिस्सा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, मतलब आप इसको ऐसा रिप्लेस कर सकते थे कि ये वाला हिस्सा नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, मतलब एक सेल या ईएमएफ की तरह काम करेगा, और इसका आंसर 2bRV आपके सामने दिया जाएगा। मतलब ये हो गया कि इतने वाले पोर्शन के लिए अगर हम बात करें तो हम लूप के कंसेप्ट से अगर इसे रिप्लेस करते हैं हाफ लूप के कंसेप्ट से, तो ये रिप्लेस किया जा सकता है। अब सेम इतना पोर्शन अगर आप राइट वाले के लिए यूज करते बच्चों, तो राइट वाले के लिए क्या करते हैं आप, राइट वाले के लिए वेलोसिटी ये रही, ये आपके पास में आर, वापस से आपके पास में आर, आर 2r,
मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, आप देख सकते हैं वापस से राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पाम नीचे की तरफ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव साइड ये नेगेटिव साइड आपके पास में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। वापस से BLV मैग्नेटिक फील्ड B, यहां से यहां तक का लेंथ कितना आ गया 2r, और वेलोसिटी आपके पास में कितना आ गया v आ गया। अब बच्चों दोनों ये जॉइंट है तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये आपने ज्वाइन कर दिया। अब दोनों को ज्वाइन कर दिया, अब ये लूप इस तरह से जा रहा है। अब लूप में EMF निकाल के चेक करो, चलो KVL लगा के चेक करते हैं। A B C और D, भैया A से B गए, पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो -2BRV, पॉजिटिव से नेगेटिव गए, पॉजिटिव से नेगेटिव गए माइनस, देखो जहां जा रहे हैं इस पर इसका साइन लेते हैं, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस प्लस, इस बार जा रहे हैं प्लस से माइनस, -2BRV। तो नेट लूप में जो EMF आ रहा है वो तो 0 आ रहा है, पर अगर किसी ने पूछा होता कि AB के अक्रॉस कितना आ रहा है, AC के अक्रॉस कितना आ रहा है, A से C के अक्रॉस, तो आप कहते थे AC के अक्रॉस 2BRV आ रहा है। कितना आ रहा है 2BRV आ रहा है। तो इस तरह से हम आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, दो क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पास में क्लोज लूप नहीं है, ओपन लूप है, 3/4 सर्कल है, रेडियस r दे रखी है, आपसे बोला गया ऐसा ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करवा रहे हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि हम वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो ये हमें लेंथ मिल गया। सपोज ये r था आपके पास में, ये r हो गया, तो हमने कहा कि ये r हो गया, ये r हो गया। अच्छा सोचो, अगर ये इधर वाला पार्ट क्लोज लूप में होता था तो क्या होता था, तो अगर क्लोज लूप में होता था तो नेट EMF 0 आता था, नेट EMF क्या आता था 0 आता था। यहां से यहां ज्वाइन किया, ये r, ये √2r, और ये देखिए इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो गया, बेसिकली ये r ही है। सो ये वेलोसिटी v, ये आपके पास में r, हम ये देख सकते हैं एंगल 90 डिग्री है, तो डेल्टा EMF BRV BLV, लेंथ परपेंडिकुलर कितना है BRV, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है BRV। सिमिलरली यहां से यहां ज्वाइन किया आपने √2r, वेलोसिटी ऐसी है, हमें परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए, ये हाइपोटेन्यूस हो गया तो परपेंडिकुलर लेंथ अभी भी कितना है r है, तो इस केस के लिए भी कितना निकल कर आएगा BRV आपके पास में निकल कर आने वाला है, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक का लेंथ है r, वेलोसिटी एंगल 90 डिग्री, पोटेंशियल डिफरेंस BLV निकाला जा सकता है, लेंथ है आपके पास r, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। देखिए अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, और ये कंसेप्ट रॉड रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। जब हम किसी रॉड की बात करते हैं और रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा हो तो किस तरह से हम उस रॉड के कारण पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, उसको हम सीखेंगे। देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग रॉड, 6 नंबर पॉइंट लेता हूं मैं आपके सामने, रोटेटिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब रॉड रोटेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगा, इसके बारे में, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, हमने क्या किया, एक रॉड ली, ये रहा आपके पास में रॉड, उस रॉड को यहां पे हिंज किया, हिंज करने के बाद रॉड को ऐसे घुमाया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया, ये आपके पास में A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, आपसे पूछा गया कितना EMF डेवलप होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए बेसिकली कांस्टेंट स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमाया जा रहा है, रॉड का लेंथ यहां से यहां तक का L है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रॉड है, इस रॉड के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस रॉड के लिए जिस पॉइंट पे हिंज किया है उस पॉइंट A और इस पॉइंट पे हम B की बात करते हैं। मान लो मैं इस रॉड के x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट लेता हूं जिसकी वेलोसिटी मैं कहता हूं v, ठीक है। अब चेक कीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये रोटेशनल मोशन है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब मुझे नीचे की तरफ लेना है, ठीक है। तो मुझे नीचे की तरफ लेना है, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉन, इस समय इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कहां पर है, तो ऊपर की तरफ है ना। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ है तो पाम रूल क्या कहता है, अपनी फिंगर्स किसको पॉइंट करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करती है। थंब किसको पॉइंट करना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को या करंट को या ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो उसके कारण जो करंट होगा नीचे की तरफ माना जाएगा। तो देखिए फिंगर्स इधर की तरफ, थंब नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब या करंट की डायरेक्शन में, तो पाम इधर की तरफ, तो इस तरफ आएगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इधर डिपॉजिट होंगे। तो आप देख सकते हैं VA माइनस VB हायर पोटेंशियल पे A होगा और B इस पे होगा। तो भाई मैं मानता हूं कि इसकी थिकनेस dx है
और थिकनेस dx है तो इस तरफ पॉजिटिव है, छोटी सी बैटरी मान लेते हैं इसे, जिसका छोटा सा ईएमएफ होगा d लिखा जा सकता है BLV, v मतलब v आ गया आपके पास में, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है, r इंटू ओमेगा से यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, तो v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, तो x इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है v। सो आपने लिखा b x ओमेगा और dx को dx ही रहने दिया, ठीक है, तो b ओमेगा कॉमन निकला x dx। टेकिंग इंटीग्रेशन ऐसे बहुत सारे पॉइंट को आप ऐड करते जाएंगे तो आपको ईएमएफ मिलेगा, ठीक है, तो ईएमएफ ई आता है b ओमेगा। अब कहां से कहां तक आप लेना चाहते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहां से यहां तक लेना चाहते हैं, यहां से यहां तक लेना चाहते हैं, तो ये l ले लिया आपने, x आ गया आपके पास में x स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू l, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे आप तो आपको मिलेगा b ओमेगा l स्क्वायर अपॉन 2, इस तरह से निकाला जा सकता है। सो ओमेगा एंगुलर स्पीड हो गया, l आपके पास में लेंथ हो गया, 2 आपके पास फैक्टर आ रहा है जो कि गवर्निंग फैक्टर है, पोलैरिटी निकालनी है तो va माइनस वी इस तरह से निकाला जा सकता है। चलिए अब आइए हम चलते हैं और समझते हैं कि महाराष्ट्र सीईटी में किस तरह से क्वेश्चन आए। उसके बाद मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, स्क्रीन पे बताऊंगा कि नीट के क्वेश्चन आप कौन कौन से ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करके रखिए, डिस्क्रिप्शन में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिंक मौजूद है, वहां से आप क्वेश्चन के सोल्यूशन देखकर आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं मोस्टल ईएमएफ फॉर द ट्रांसलेटिंग एंड रोटेटिंग रॉड, महाराष्ट्र सीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बोला ऐसा गया कि अ स्ट्रेट लाइन conductor of length L 0.4 meter is moved with the speed 7 meter per second perpendicular to the magnetic intensity 0.9 Weber per meter square. The induced EMF across the conductor will be given. चलिए बोर्ड पे समझिए कैसे आंसर आएगा इसका। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया आपसे कहा गया कि पोटेंशियल, यहाँ पर एक रॉड है जिसको आप ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करवा रहे हैं, जिसकी लेंथ गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, बी गिवन है और परपेंडिकुलर फील्ड है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं अभी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा BLV, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ और V आपके पास में वेलोसिटी वेक्टर है, जबकि L डिस्प्लेसमेंट है, जो L होता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए। सब m के यूनिट चेक कर लीजिए, मीटर पर सेकंड, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप वैल्यू पुटअप करते हैं तो आंसर आपको 2.52 वोल्ट मिलता है, मल्टीप्लाई करके आप चेक। देखिए बच्चों, महाराष्ट्र सीईटी 2003 में आया हुआ एक क्वेश्चन, अ मेटल रॉड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग is moving with the speed of 10 meter per second perpendicular to uniform magnetic field। ये आपको दे रखा है और आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा आपको ये बताना है। एक बार फिर यहाँ पर BLV कंसेप्ट से आंसर निकाला जा सकता है और सब कुछ यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, तो इससे आंसर बोर्ड पे समझते हैं किस तरह से आंसर। बच्चों देखिए आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि रॉड की लेंथ 10 सेंटीमीटर, आप चेंज करोगे सेंटीमीटर को तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, वेलोसिटी m के सिस्टम में और मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस को आप लिखते हैं BLV, लेंथ वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होना चाहिए। -4 ये आपने लिखा, सॉल्व करने पे आंसर 10⁻⁻4 वोल्ट आप निकल कर आता है। देखिए बच्चों 2004 में आया हुआ महाराष्ट्र सीईटी में एक क्वेश्चन, हाफ मीटर रॉड, लेंथ दे रखी हाफ मीटर, रोटेटिंग अबाउट वन एंड फिक्स्ड एट एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ओमेगा आरपीएम में गिवन है। आरपीएम को हमें रेडियन पर सेकंड में चेंज करना होगा, जो कि मैं बोर्ड पे भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसके अक्रॉस हमें बताना है। अब इसमें कुछ कैलकुलेशंस भी माइन्यूट होंगे और आरपीएम का कन्वर्जन भी आ रहा है, कई बार बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। तो चलें स्क्रीन पे चलें और सीखें किस तरह से गलती को अवॉइड किया जाए। देखिए 2004 के क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि रॉड को ऐसे रोटेट किया ओमेगा से, लेंथ दे रखा है, बी दे रखा है, ओमेगा दे रखा है 720 आरपीएम, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू दी जाती है BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2। हम जानते हैं, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि 1 आरपीएम होता है π/30 रेडियन पर सेकंड, नहीं पता हो तो याद कर लेना, π/30 रेडियन पर सेकंड। 720 आरपीएम था तो π/30 लिखा, 720 आरपीएम था तो आरपीएम को हटा के π/30 लिखा, 0 कैंसिल हुआ, 24 पाई रेडियन पर सेकंड आता है। अब B तो देखो 4 × 10⁻⁻5, L स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, ओमेगा तो आपके पास में 24 पाई डिवाइड बाय 2, 1/2 का स्क्वायर 4 कैंसिल होता है, 10⁻⁻5 आता है 24 पाई, अब डिवाइड बाय 2 तो 12 पाई आता है, पाई की वैल्यू 22/7, वैल्यू पुटअप करके आप सॉल्व करते हो तो 0.379 मिली वोल्ट आता है, जो लगभग हमारे ऑप्शन नंबर डी को मैच होता है, 0.36 समथिंग आंसर हमारा मिली वोल्ट में गिवन है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमने सीखा कि 1 आरपीएम π/30 रेडियन पर सेकंड होता है। ये एक बहुत अच्छी बात है, आपको याद रखनी चाहिए, महाराष्ट्र सीईटी के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बच्चों 2005 के अंदर आया एक क्वेश्चन, अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड अबाउट द वन एंड perpendicular to the uniform magnetic field with a constant angular velocity omega, induced EMF between the rod is given by, although मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार वापस से देखें फास्ट तरह से।
ये हो जाएगा आप लोगों से। कोई देखिए बच्चों, यहां पर हमें क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक रॉड को रख दिया, रॉड को वन एंड से कनेक्ट किया, ये रहा एस्टेब्लिशमेंट कनेक्शन जो है रॉड का इस तरह से। अब इस एंड के अबाउट रॉड को आप रोटेट कर रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से, एल लेंथ दे रखी है। तो देखिए पहले क्या कहते हैं हम लोग, पहले पोलैरिटी डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, जिस एंड के अबाउट हिंच किया गया वहां पर इसे अटैच कर देता हूं। यहां से मैं एक्स डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर करता हूं। अब x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं। जब ये ऐसा घूमेगा तो इस समय इसकी वेलोसिटी इस तरह से होगी, क्योंकि ऐसा घूमेगा, ये ऐसा घूमेगा तो ऐसा घूमेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, रॉड है मतलब कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से। अब अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट नीचे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, पाम इधर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर की तरफ लगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगा मतलब इधर नेगेटिव चार्ज आया, इधर पॉजिटिव आया। तो पोलैरिटी ए और बी में से बोली जाए तो ए की पोलैरिटी बड़ी होगी, बी की छोटी होगी। ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करवाएगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करवाएगा। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब यहां पर एक छोटी बैटरी मानी जा सकती है जिसका ईएमएफ मैं कह देता हूं छोटा सा ईएमएफ डी। डी को कहा जाएगा बी एल वी, बी एल है, एल मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, एक्स वी, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो यहां पर डिस्टेंस सेंटर से एक्स इंटू ओमेगा होगी। तो डी आ जाएगा आपके पास में बी एक्स, और वी मतलब एक्स, बी थिकनेस कितनी है इसकी, डी एक्स है, बी डी एक्स एक्स ओमेगा, ये आ गया आपके पास में बी ओमेगा एक्स डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन। अब कहां से कहां तक ऐड करना है हमें, तो जीरो से एल तक ऐड करना है, जीरो से एल तक ऐड करना है, जीरो से ई तक करना है। ई बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम जीरो टू एल, बी ओमेगा बाय 2 एक्स स्क्वायर जीरो टू एल, ईएमएफ आ जाता है आपके पास में बी ओमेगा बाय 2 एल स्क्वायर माइनस जीरो। तो हम ये कह सकते हैं ईएमएफ विल बिकम बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। बेटा ये 2005 में जो क्वेश्चन मैंने बताया यही कि यही क्वेश्चन आपको 2007 के अंदर भी मिलने वाला है। तो मैं 2005 और 2007 के लिए सेम वीडियो की बात करूंगा, है ना। तो मैं इसी 2005-2007 में दोनों में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये रिपीट हो चुका है 2007 में भी। तो देखिए किस तरह से हमने निकाला है। देखिए 2006 में आया हुआ क्वेश्चन, वायर ऑफ लेंथ 2.5 किलोमीटर, रेजिस्टेंस दे रखा है, 10 मीटर हाइट से गिर गया है और अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कितना निकलेगा। तो वापस से वही वाली बात कि जब कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो ईएमएफ डेवलप होता है, और जब ईएमएफ डेवलप होता है तो करंट निकाला जा सकता है ओम्स लॉ को यूज करके। चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं इस बात। देखिए बच्चों 2006 के अंदर जो आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर है ऐसा, वो नीचे की तरफ 10 मीटर गिर के आया है, तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता हुआ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, कंडक्टर है तो ईएमएफ डेवलप होगा। अब कट करते समय जब 10 मीटर नीचे गिर के आया होगा तो आपको यह बताना है कि कितना ईएमएफ डेवलप हुआ है और इसकी मदद से करंट कितना डेवलप होगा। रेजिस्टेंस दे रखा है, 10 मीटर की हाइट से गिरता है, तो हम जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, हाइट कितना गिर रखा है 10 मीटर नीचे की तरफ है, मतलब माइनस, डाउनवर्ड, देखो डाउनवर्ड, एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, अपवर्ड प्लस वाई पॉजिटिव, डाउनवर्ड माइनस नेगेटिव। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस लगाने पर वेलोसिटी मिल जाएगी उस पॉइंट की 0, ट्वाइस ए के प्लेस पे माइनस जी माइनस एच, तो वी इक्वल टू आ जाता है अंडर रूट 2 जी एच। मैं जी 10 ले रहा हूं, कुछ नहीं दिया गया इसलिए एच की वैल्यू ले रहा हूं मैं आपके सामने 10, ठीक है। हाइट गिवन है 110 रूट 2 होता है वेलोसिटी का आंसर आपका। अब देखो ईएमएफ आता है, ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू ई बाई आर होता है, बी एल वी अपॉन आर होता है, बी एल वी के प्लेस पे लिख दो 10 रूट 2 अपॉन आर होता है, तो I कितना आ जाएगा, बी चेक करो कितना है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, लेंथ चेक करो कितना है 2.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर मतलब 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 1 रूट 2, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देख लो ध्यान से 35। अब ये आता है तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 5 आता है, ये आपके पास में 35, अच्छा प्लस 3 प्लस 4 है ना, माइनस 1 बचेगा यहाँ पर क्योंकि हमने -5 से सॉल्व करके देख लेंगे आप इसे, रूट 2 आपके पास बचता है, तो 1/7 मतलब रूट 2 बाय 7 इंटू 10 टू पावर -1,
ठीक है ना, तो √2/7 1.414 बाय 7 10⁻⁻1, तो मैं 0.1 ले लेता हूं तो 0.1414 डिवाइड बाय 7, तो आंसर आता है 0.2, फिर आता है 0.02 एम्पियर। ये करंट आपके पास में डेवलप होगा, तो 0.020 एम्पियर, मतलब हमारे पास में सी ऑप्शन अवेलेबल है 0.02 एम्पियर, है ना, तो वो आंसर हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशंस, कॉम्बिनेशन, काइनेमेटिक्स का एप्लीकेशन, करंट का एप्लीकेशन, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन, तो उस हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए बच्चों 2007 महाराष्ट्र सिटी में आया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2005 में भी आया हुआ, तो मैंने आपको ये बता दिया क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को मतलब वीडियो सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी आप 2005 में देख चुके हैं। इससे समझ में आता है कि क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट होता है, महाराष्ट्र सिटी में कई क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट हुए हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और एक बार हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या क्या सीखा क्या नहीं सीखा है। देखिए पहले मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया कि नंबर ऑफ लाइंस जो पास होती है किसी सरफेस से नॉर्मली, उसके बारे में मैंने चर्चा की, और मैंने बताया कि बी ए कॉस थीटा आपके पास होता है, थीटा की 0 वैल्यू पर फ्लक्स मैक्सिमम होता है, थीटा की 90 डिग्री वैल्यू पर फ्लक्स 0 होता है, 180 पे माइनस फ्लक्स होता है। यूनिट डायमेंशन के लिए आपको लर्न हो, इसलिए मैंने ये बहुत सारी बातें आपके सामने लिख के रख दी है, ताकि आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपके बेटर रेफरेंस के लिए बहुत जरूरी है। फैराडे फर्स्ट लॉ, तो ये बता चुका हूं कि जब भी किसी मैग्नेटिक लाइंस का चेंज होता है या फ्लक्स का चेंज होता है किसी क्लोज लूप से, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसे फर्स्ट लॉ कहा जाता है। सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो ऐसा होगा। देखो स्क्रीन शेयर करने के पीछे का कारण है कि किसी को थ्योरी लिखना तो थ्योरी आसानी से लिख सकता है, स्क्रीनशॉट ले लेना, थ्योरी लिख लेना। आपको फ्लक्स में बताया था मैं 5 2 - 5 1, ठीक है, और एरिया कांस्टेंट है तो b2 - b1 cos थीटा के टर्म में बताया जा सकता है, ठीक है। तो NBA cos थीटा 2 - cos थीटा 1 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। इंड्यूस करंट ये आपके सामने हो गया है, इंड्यूस चार्ज जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, और इंड्यूस पावर ये भी मैं आपको बता चुका हूं, पर आपको लिखना हो स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लिख सकते हैं। लेंज लॉ के बारे में बात की, नॉर्थ पास में आया तो ये नॉर्थ बनेगा, देख लीजिए नॉर्थ पास में आया तो नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ पास में आया तो नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ दूर गया तो नॉर्थ का उल्टा, दूर जाने पे मतलब अपोजिशन साउथ बनेगा, साउथ पास आया तो अपोजिशन साउथ बनेगा, साउथ दूर गया तो अपोजिशन नॉर्थ बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा हो तो इसको एंटी क्लॉकवाइज समझ में आएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ। यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा हो तो क्लॉकवाइज, यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा हो तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, साउथ करेगा और नॉर्थ करेगा, ये बात हम चर्चा कर चुके हैं। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप जानते हैं, ठीक है, किस तरह से निकालना है। मोशनल ईएमएफ ट्रांसलेशनल मोशन के कारण मैं बता चुका हूं BLV होता है। एंगल थीटा बन रहा हो तो लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है, या वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है v sin थीटा, या लेंथ का परपेंडिकुलर लेना होता है। ये वाला टॉपिक मैंने आपसे चर्चा नहीं की थी, तो ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक, इसके बाद में ये वाला टॉपिक, ये स्पेशल केसेस में आपसे चर्चा भी बोर्ड पे करूंगा। ये मैं टॉपिक चर्चा कर चुका हूं कि मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशनल मोशन, BL²ω/2, इसके बारे में हमने चर्चा की। साइकिल और व्हील के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो साइकिल और व्हील के बारे में ओमेगा की वैल्यू 2πf रख दीजिए फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए इसमें ऐसा बोला जाता है कि आपके पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए, तो कंडक्टर है या रिंग है, उसको आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन परफॉर्म करवाते हैं। स्पोक्स की बात करते हैं कि भाई स्पोक्स बढ़ा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। स्पोक्स मतलब ताड़ी समझते हैं ना, ताड़ी, ये ताड़ी वो नहीं जो दारू पीने वाली ताड़ी की बात कर रहा हूं मैं, ताड़ी का मतलब ये समझ रहे होंगे आप, ताड़ी का मतलब यहाँ पर वो है कि जो आप साइकिल देखते हैं, बाईसाइकिल, उसके अंदर पहिया होता है, तो यहां पर नंबर ऑफ स्पोक्स पे डिपेंडेंसी नहीं होती है। ये देखिए आप कैसे देख सकते हैं, क्योंकि नेट ईएमएफ जो होता है वो इसी बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, रोटेशन वाला कंसेप्ट होता है, ओमेगा पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे करता है। तो नंबर टोटल ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्पोक्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पोक्स बढ़ा दिए जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब। फैराडे कॉपर डिसजनरेटर नाम का टॉपिक आता है, उस टॉपिक में भी जहां पे भी वर्ड यूज आया तो आप ये बिंदास आप यहां पे लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ½ B⍵R²। ये वाला टॉपिक भी मैं आपसे भी बोर्ड पे चलकर डिस्कस करूंगा कि सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग लूप को जब एंटर होता है तो क्या होता है। पीरियोडिक इमाई पे भी हम चर्चा करेंगे आप और हम मिलके, और इस तरह से हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 1 कंप्लीट होगा पीरियोडिक इमाई कंप्लीट होने के बाद में। तो आइए सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करता हूं इस वाले टॉपिक के बारे में कि कंडक्टिंग रॉड का मोशन इंक्लाइन प्लेन पर होता है, ठीक है, तो किस तरह से मोशन हो रहा होता है। बस यहां पर आप एक बात नोटिस करना बच्चों, यहां पर आपको मैं एरो से बता रहा हूं कि देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और करंट बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है मतलब डॉट है, और ऊपर की तरफ है आपके सामने अवेलेबल है। रॉड का मास गिवन है, ठीक है, यहाँ पे सर्किट में R रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, रॉड का मास गिवन है, रॉड नीचे किस तरह से मोशन कर रही है तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। करंट क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव. आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.